हाय एवरीवन, माई सेल्फ वैभव देशमुख। आई एम BMS गवर्नमेंट स्टूडेंट फ्रॉम माई महाराष्ट्र स्टेट। और ये वीडियो है ना उन लोगों के लिए है और उन बच्चों के लिए है जिनकी फिजिक्स की पढ़ाई अभी तक कुछ भी नहीं हुई। ठीक है, मतलब थोड़ी सी हुई है मगर उनको लगता है कि हमारा स्कोर 10, 20 या 30 मार्क से ज्यादा नहीं आने वाला। तो उन लोगों के लिए 70 to 100 मार्क, ठीक है, 70 to 100 मार्क्स कैसे स्कोर करना है इन लास्ट 3 मंथ्स में। तो देखो, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है जिनके बलबूते पर आप 70 to 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर आपकी पढ़ाई अभी तक नहीं हुई। ठीक है, और अगर इस वीडियो को कोई ऐसा बंदा देख रहा है जिसको बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं अभी भी टेस्ट सीरीज में वगैरह 100 वगैरह, तो ये वीडियो स्किप कर दे प्लीज। और क्योंकि उसके कुछ काम का नहीं है, वो खुद से ही अच्छा स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, मगर ऐसे स्टूडेंट के लिए ये वीडियो है जिनकी फिजिक्स की पढ़ाई कुछ खास नहीं हुई और जिनका फिजिक्स का स्कोर बहुत कम आ रहा है। ठीक है, तो देखो, जैसे मैंने पहले बताया था आपको पहली वीडियो में, ठीक है, उसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, कि आपके लिए मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स लाऊंगा कि उनके बलबूते पे आप 100 तो मार्क्स स्कोर ही कर पाऊंगा। ठीक है, तो देखो, ऐसे मैंने टॉपिक सॉर्ट आउट किए, ऐसे 10 टॉपिक्स ऐसे मैंने सॉर्ट आउट किए। थोड़े से छोटे थोड़े से बड़े टॉपिक्स है और मोस्टली तो आसान टॉपिक्स लिए है मैंने, क्योंकि देखो, अगर एक टॉपिक पे अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, अगर उस पे 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, मगर इन लास्ट के 3 मंथ्स में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर करने को लोगे तो 1 महीना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही ले जाएगा। क्योंकि देखिए, एक दिन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो जाएगा मगर उसकी प्रैक्टिस के लिए आपको 29 डेज लगेंगे। तो उन 3 क्वेश्चन के पीछे दौड़ के कुछ फायदा नहीं। ठीक है, मगर वैसे मैंने जो टॉपिक्स निकाले हैं, सॉर्ट आउट किए हैं, वो सिंपल भी है और उनके ऊपर अच्छे खासे क्वेश्चन भी आते हैं। तो इन टॉपिक्स के मतलब 10 टॉपिक्स के आधार पर आप 25 क्वेश्चन या 22 क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे। तो देखो, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर हम टॉपिक्स देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज द लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक इज लॉज ऑफ मोशन एंड सेकेंड टॉपिक इज द वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो इन टॉपिक को क्यों करना चाहिए? क्योंकि लॉज ऑफ मोशन पर 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, वर्क, एनर्जी एंड पावर पर 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। आपके 4 और 5 क्वेश्चन तो ये भी हो गए। मगर इन टॉपिक्स को ना करने का एक फायदा है कि ये टॉपिक्स इंटर रिलेटेड नहीं है। मतलब देखो, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं कि पहले ये टॉपिक करना फिर चाहिए, उसके समझने के बाद दूसरा टॉपिक समझेगा आपको, उसके बाद तीसरा। मगर लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क एनर्जी पावर इस लॉ के आधार पर नहीं है। अगर आप सेपरेटली भी ये 2 चैप्टर कर सकते हो तो आप, ठीक है, कर सकते हो, मतलब 5 क्वेश्चन तो आप बना सकते हो इस 2 टॉपिक पे आधार पर। ठीक है, तो ये जो 2 टॉपिक्स है वो इंटर रिलेटेड नहीं है दूसरे कौन से भी टॉपिक्स से। इसके सिंपली फॉर्मूलाज रटना है, समझ लेना है थोड़ा सा कि वर्क, एनर्जी, पावर में क्या होता है, लॉज ऑफ मोशन कौन से है, 3 लॉज ऑफ मोशन वगैरह, से समझ लेना है। ठीक है, और प्रैक्टिस करनी है थोड़ी सी। फिर बाद में आता है थर्ड टॉपिक विच इज ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन को सबसे लेने का फायदा है कि हम सब ने ग्रेविटेशन जब टीचर हमारा पढ़ाता है ना, तब थोड़ा सा ध्यान दिया होता है क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग पार्ट है, ग्रेविटी हमें बचपन से मालूम है। ठीक है, और ग्रेविटी नीचे होती है, ऊपर सैटेलाइट कैसे भेजते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आप पास्ट ईयर के उठा के देख लो। तो कैसा होता है कि अगर हमें सिंपली फॉर्मूला भी मालूम हो ना तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे ना 100%, तो आप प्रेडिक्ट कर सकोगे। तो देखो, मैंने पहले वीडियो में ग्रेविटेशन का एक एग्जांपल बताया था, वैसे ही फिर देखो, एक सैटेलाइट होती है, राउंड करती है, इक्लिप्स होता है, ऐसी सभी चीजों को ग्रेविटेशन में डाला हुआ है उन्होंने फिजिक्स में। तो ये सारी टॉपिक्स जो है ना इंटरेस्टेड है, और अगर आपको बेसिक नॉलेज हो तो आप फेंक सकते हो। इसके लिए मैंने ग्रेविटेशन ये चैप्टर इसमें लिया है। इस पर भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं और मोस्ट प्रोबेबली कभी कभी देखा गया है कि इस पर एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, और इसका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल होता है और एक छोटा बच्चा भी फेंक सकता है। ठीक है, फिर बाद में देखो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब देखो, थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मगर एक फायदा है कि अगर थर्मोडायनेमिक्स एक टॉपिक कर सकोगे ना तो आपके 4-5 क्वेश्चंस बन जाएंगे। अगर आपने पहले इसे कर रखा हो तो आप आसानी से कर सकते हो, नहीं कर रखा तो बेसिक कर लो, पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो और उतना तो करके अच्छे से जाओ। ठीक है, तो देखो, ग्रेविटेशन तक सब अच्छे से करके जाना है और थर्मोडायनेमिक्स आपके मतलब नॉलेज के ऊपर करना है आपको। ठीक है, फिर बाद में आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द मोस्ट सिंपलेस्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स। क्योंकि देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऐसे 4-5 चीजें हैं, फिर बाद में कुछ कंडक्टर्स वगैरह ऐसे है। तो आपको समझ अगर एक बार आ जाएंगे ना तो भूल नहीं जाओगे आप 3 मंथ्स में। देखो, बाकी टॉपिक्स आप कभी कभार भूल सकते हो, पर करंट इलेक्ट्रिसिटी भूलने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं, क्वेश्चंस अच्छे खासे बनते हैं। अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी कर सकोगे तो उसके ऊपर क्या होता है मालूम है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी कर लिया तो मैग्नेटिज्म
अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि करंट इंड्यूसेस मैग्नेटिज्म, ऐसे टाइप कुछ तो कॉन्सेप्ट होती है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी करने के बाद मैग्नेटिज्म हो जाएगा, मैग्नेटिज्म होने के बाद मूविंग चार्जेस विद मैग्नेटिज्म, ऐसा कुछ तो टॉपिक्स जो है ना सभी हो जाएंगे। इसलिए मैग्नेटिज्म और करंट इलेक्ट्रिसिटी इंटर रिलेटेड हो सकते हैं। फिर बाद में है टॉपिक 6 टॉपिक है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बलबूते पर है। मैग्नेट कैसे होता है, मैग्नेटिज्म कैसे इंडक्शन करता है, मैग्नेटिज्म मतलब क्या प्रॉपर्टीज होता है, नॉर्थ पोल क्या होता है, साउथ पोल क्या होता है, ये सभी चीजें। फिर बाद में मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्जेस की वजह से मैग्नेटिज्म कैसे आता है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो है इंटरेस्टेड टॉपिक से, आसान टॉपिक से, मोस्टली बहुत ज्यादा थियरी है, कम फॉर्मूलेस है और कम क्वेश्चंस बनते हैं। कम क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, मोस्ट कम मतलब न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस कम बनते हैं, थ्योरी टाइप बनते हैं। अगर न्यूमेरिकल भी आएगा ना तो 10 लाइन की थ्योरी होगी और एक न्यूमेरिकल होगा छोटा सा, उसे आप सॉल्व कर सकोगे। इसलिए मैग्नेटिज्म, मैटर एंड मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। अब तक हो चुके हैं 7 टॉपिक, अब है 8 टॉपिक जो है रे ऑप्टिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। तो देखो सबसे मोस्टली फेवरेट टॉपिक है सब स्टूडेंट्स का, क्योंकि क्लास में ऐसे करा के लेते हैं कि अरे इंपॉर्टेंट है, इसे हमें मालूम होता है, इसलिए हमने कर चुका होता है रे ऑप्टिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। तो देखो रे ऑप्टिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स भी एक बार समझ आया, फोकल लेंथ क्या होती है, बाद में सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, कॉनकेव क्या है, कॉन्वेक्स क्या है। कभी कभार ऐसे भी पूछा जाता है कि सिंपल लेंस है, ये कॉन्वेक्स है या कॉन्केव है, मगर स्टूडेंट्स को उतना भी नहीं मालूम होता। तो देखो ऐसे होता है। फिर बाद में जो अपना क्या होता है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में भी इसे यूज किया जाता है ना, तो माइक्रोस्कोप वगैरह, टेलीस्कोप, ऐसी चीजों को आप कर सकते हो। अगर मतलब थ्योरी तो अच्छे से कर लो, थ्योरी भी करना है ठीक है, और फॉर्मूले भी करना है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं सभी चैप्टर्स के। और वेटेज वाला टॉपिक है ठीक है, रे ऑप्टिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स पे बहुत ज्यादा वेटेज है। फिर बाद में आता है सबसे मोस्टली स्कोरेबल टॉपिक जो है फिजिक्स का, वो है कि एटम्स एंड न्यूक्लियर। तो ये मोस्टली स्कोरेबल क्यों रहता है, क्योंकि आपको केमिस्ट्री में टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपको बताया गया है कि एटम्स एंड न्यूक्लियर। फिर बाद में ये जो भी टॉपिक्स और जो भी फॉर्मूला केमिस्ट्री में है वही फॉर्मूला आपको फिजिक्स में है, जो फॉर्मूला फिजिक्स में है वही केमिस्ट्री में है। मतलब एक ही क्वेश्चन को आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के एक ही फॉर्मूले पे सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको उतना नॉलेज आता है तो ठीक है। अगर केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम अच्छा हो चुका है तो इसे अच्छे से कर लो, आपके मार्क्स फिक्स है ठीक है। फिर बाद में सेमीकंडक्टर्स के सिर्फ 3 पेज पढ़ने से आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। अगर 3 पेज जो हैंडबुक रहता है ना वो फिजिक्स का छोटा सा, मैंने बस उतना किया था और मेरा सेमीकंडक्टर्स में 400 आउट ऑफ मेरे मतलब क्लास की टेस्ट है 400 आउट ऑफ मुझे 350 प्लस कुछ ऐसे थे मार्क्स। एक ही टॉपिक था जिसके ऊपर मुझे इतने अच्छे मार्क्स आए थे। तो देखो सेमीकंडक्टर्स के भी अलग से कुछ फायदे है। फिर बाद में एट द एंड 10 टॉपिक तो हमारे हो चुके हैं, सेमीकंडक्टर्स 10th वा था ठीक है। फिर बाद में 11th में आपको क्या सजेस्ट करना चाहूंगा कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, इस पर थ्योरी टाइप क्वेश्चन आ सकता है। और अगर न्यूमेरिकल भी आ जाएगा तो आप फेंक सकते हो ठीक है, फेंक सकते हो। तो इसको एक बार रीडिंग तो आराम से मतलब दो ही ठीक है। तो उस चैप्टर में कैसा है लिक्विड्स में कि कौन सा फोर्स है वो, अगर आप इतना छोटा सा फोर्स डालोगे तो इतनी बड़ी गाड़ी उठेगी वगैरह, ऐसे कॉन्सेप्ट अगर थोड़े से अगर आपको याद आ जाएंगे, फॉर्मूले याद आ जाएंगे। तो देखो इन टॉपिक है ना मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पे मोस्टली डायरेक्ट फॉर्मूला पूछते हैं। फिर बाद में एट द एंड कुछ जनरल टॉक करते हैं। तो देखो कुछ ऐसे टॉपिक्स है या सभी टॉपिक्स पे हर साल कैसे होता है कि डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा जाता है कि देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या है, फिर बाद में ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या है। बस इतने सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मगर हम ना सब लोग क्या करते हैं कि फिजिक्स को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मान लेते हैं ठीक है। तो फिजिक्स को कॉम्प्लिकेटेड मानने की वजह से हम उसे मिस कर देते हैं, मगर सिंपल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं। एट द एंड आपको क्या करना है, अभी मैंने जो भी टॉपिक्स बताए वो तो करने हैं, मगर आपका अगर एक आधा दूसरा टॉपिक जो है इन चैप्टर को छोड़ के अगर कोई परफेक्ट है तो उसे और भी परफेक्ट बनाना है ठीक है। क्योंकि इन टॉपिक्स को छोड़ के भी आप कर सकते हो, मैंने जितना बताया उस पर आप 80 to 100 स्कोर कर सकते हो अगर परफेक्शन लाओ तो ठीक है। काउंट्स में और ब्रैकेट में क्या कहूंगा, अगर परफेक्शन लाओ तो, अगर परफेक्शन नहीं लाओगे तो 40-50 भी स्कोर हो सकता है आपका, तो आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने मोस्टली अच्छे टॉपिक्स आपके बताए हैं जो कि आप लास्ट के 3 मंथ्स में कर सकते हो, क्योंकि 3 मंथ्स में अगर आपकी कुछ पढ़ाई नहीं हुई फिजिक्स की ठीक है तो आपका स्कोर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं आने वाला। और अगर आप फिजिक्स के पीछे बहुत ज्यादा दौड़ते हो तो ऐसी गारंटी नहीं कि आप 100 या 150 मार्क्स स्कोर कर लोगे, मगर बायोलॉजी और केमिस्ट्री के पीछे दौड़ते हो ना आप अगर ज्यादा, तो एक गारंटी होती है कि उसमें अच्छा स्कोर कर सकोगे ठीक है। तो फिजिक्स को उसकी लेवल में करो। और लास्ट थिंग है कि
ऐसा नहीं करना कि यार फिजिक्स का पेपर ना, ठीक है, मैं फिजिक्स का जो पढ़ाई है ना मैं लास्ट के 1 मंथ में कर लूंगा क्योंकि अभी बायोलॉजी और केमिस्ट्री परफेक्ट करूंगा। ऐसा नहीं होता। फिजिक्स की पढ़ाई अब से डेली 2 आवर्स मिनिमम करना है, क्योंकि जब आप डेली 2 घंटे पढ़ोगे ना तब आपको आगे की नई चीजें एक्सप्लोर होती जाएगी। लास्ट के 1 मंथ में आप डिप्रेस हो जाओगे, कुछ नहीं हो सकता। तो फिजिक्स की पढ़ाई अभी से स्टार्ट कीजिएगा। पहले उसकी थ्योरी पढ़िए, ठीक है, फिर बाद में किसी यूट्यूबर का या आपके कोई लेक्चरर होगा उसके वीडियोस देखो, फिर बाद में उनके नोट्स पढ़ो, एक फॉर्मूला लिस्ट बनाओ छोटी सी, उसे पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो जब तक याद ना हो। और उसके ऊपर से जो क्वेश्चन है पास्ट ईयर क्वेश्चन, मिनिमम पास्ट ईयर क्वेश्चन तो सॉल्व कीजिए। अगर आपको टाइम है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एररलेस सॉल्व कर सकते हो। डीसी पांडे ऐसा कोई तो एक बुक उठा के एक कॉन्सेप्ट के ऊपर के 5-5 क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द सजेशन वीडियो फॉर फिजिक्स। गिव योर बेस्ट दिस टाइम, क्योंकि एक समय आता है ना भाई कि 3 महीने के बाद आपकी एग्जाम हो जाएगी, फिर बाद में आपको लगेगा कि काश मैं उस समय कर लेता। जैसे कि मुझे उतना नहीं लगता क्योंकि मैंने अपने एफर्ट्स पुट किए थे, मगर ठीक है एग्जाम के दिन में थोड़ा सा नहीं कर पाया, ठीक है, मगर आप कर सकोगे। मैंने आपको बताया है। आप मेरा पहला जो वीडियो है फिजिक्स के ऊपर 2 दिन पहले आया है, उसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसे जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि देखो मुझे मालूम नहीं था कि देखो 350 लोगों ने वीडियो देखा, मगर आउट ऑफ 350 स्टूडेंट्स देयर आर 200 स्टूडेंट्स जिनका फिजिक्स की पढ़ाई अभी तक नहीं हो चुकी थी। तो देखो ऐसा नहीं करना है कि ऐसा, मतलब देखो बायोलॉजी और केमिस्ट्री को भी अच्छे से करना है। मैंने बायोलॉजी की भी वीडियो डाली है 3 मंथ्स की, और केमिस्ट्री की भी डालने वाला हूँ। तो देखो अच्छे से कर लो। और बायोलॉजी में खुद से पढ़ाने का स्टार्ट करूंगा शायद, मुझे अगर टाइम मिलेगा तो हम साथ में सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो बाय एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब। मतलब देखो हर एक यूट्यूबर का काम होता है ऐसे बताना, कर सकते हो आप अगर आपको पसंद आए तो।